हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी में तनिष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में आज की क्लास में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था जीव जन्म कैसे करते हैं उसमें कुछ अंतर आते हैं एग्जाम में, तो हम उनको देखेंगे। तो इसमें कौन कौन से अंतर आते हैं। पहला आता है अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में जरूर आता है। और दूसरा क्या है, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। तो तीसरा क्या है, परागण तथा निषेचन में अंतर। तो हम इन तीनों को बारी बारी से देखते हैं। एक साइड लिख लेंगे अलैंगिक जनन, और दूसरी साइड लिखेंगे लैंगिक जनन। ठीक। तो इसमें पहला अंतर क्या आ जाता है, अलैंगिक में क्या होता है कि इसमें ये अलैंगिक जनन एक जीव के द्वारा होता है, जबकि जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या दो जीव के द्वारा होता है। तो पहला अंतर क्या हो जाता है, अलैंगिक जनन जनन एक एक जीव के द्वारा होता है, जबकि लैंगिक जनन ये दो जीवों के द्वारा होता है। लैंगिक जनन दो जीवों के दो जीवों के द्वारा होता है। तो पहला अंतर ये हो गया। दूसरा क्या आता है, क्या आता है अलैंगिक में, अलैंगिक सॉरी लैंगिक जनन में क्या हमें युग्मक की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। तो सेकंड में इस पॉइंट को लिखेंगे। इसमें क्या, अलैंगिक जनन में युग्मक की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन लैंगिक जनन में युग्मकों की आवश्यकता होती है। युग्मकों की आवश्यकता होती है। फिर तीसरा अंतर हमारा क्या आ जाता है, तीसरा अंतर आ जाता है जब इसमें युग्मक की आवश्यकता नहीं होगी, यानी युग्मक बनेंगे नहीं तो इसमें क्या निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो थर्ड पॉइंट ये लिखते हैं कि इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती, जबकि लैंगिक जनन में क्या, इसमें निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होती है। अब फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है, जब निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो क्या युग्मनज नहीं बनेगा।
चौथा क्या आ जाता है इसमें? युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण नहीं होगा, नहीं होता है, नहीं होता है। जबकि लैंगिक जनन में क्या है? युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक, चौथा हो गया। पांचवा अंतर क्या आ जाता है? पांचवा अंतर हम लिखेंगे, अलैंगिक जन्म में क्या होता है? इसमें विभिन्नताएं नहीं आती है। किसमें? जीवों में। जीवों में विभिन्नताएं नहीं आती, जबकि लैंगिक जन्म में क्या है? इसमें जीवों में विभिन्नताएं आती हैं। इसमें जीवों में विभिन्नताएं विभिन्नताएं आती हैं। हमने क्या क्या देखा? अलैंगिक जन्म में क्या होता है? इसमें अलैंगिक जन्म में अलैंगिक जन्म एक जीव के द्वारा होता है, जबकि लैंगिक जनन दो जीव के द्वारा होता है। इसमें युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि लैंगिक जन्म में युग्मकों की आवश्यकता होती है। फिर क्या तीसरा क्या है? इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती, जबकि यहाँ पे लैंगिक जन्म में निषेचन की क्रिया होती है। चौथा क्या है? इसमें युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक जन्म में युग्मनज का निर्माण होता है। फिर पांचवा अंतर क्या आ जाता है? जीवों में, इसमें जीवों में विभिन्नताएं नहीं आती, जबकि इसमें जीवों में विभिन्नताएं आती हैं। तो अब हम अगला अंतर देखते हैं। हमारा दूसरा अंतर आ जाता है स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। तो हमने एक साइड स्वपरागण लिख दिया और दूसरी साइड क्या? परपरागण। अब इसके अंतर को देखेंगे, जिसमें पहला अंतर क्या आ जाता है? स्वपरागण क्या होता है? ये एक ही पुष्प एक ही पुष्प या एक ही पादप के दो पुष्पों के बीच होता है। एक ही पुष्प या एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य होता है। जबकि पर परागण क्या है? ये दो भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य होता है। दो भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य होता है। ठीक, दूसरा अंतर क्या आ जाता है? दूसरा अंतर आ जाता है, इसमें पुष्प क्या? इसमें पुष्प का में पुष्प का क्या होना? द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, जबकि
पर परागण में क्या? पुष्प एक लिंगी, या द्विलिंगी। कोई भी हो सकते हैं। कोई भी हो सकते हैं। ठीक। फिर तीसरा अंतर क्या आ जाता है? तीसरा अंतर आ जाएगा, स्वपरागण में वाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या? स्वपरागण में वाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जबकि पर परागण में वाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। पर परागण में वाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। चौथे अंतर में क्या लिखेंगे? चौथे अंतर में हम इसके उदाहरण को लिखेंगे। उदाहरण, इसका उदाहरण क्या हो जाता है? सदाबहार, सदाबहार। और एक और लिखेंगे, मूंगफली। और पर परागण का उदाहरण क्या है? सूरजमुखी और गेंदा। क्या क्या अंतर देखा हमने? स्वपरागण में पहला अंतर क्या आ जाता है? एक ही पुष्प या एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य होता है स्वपरागण। जबकि पर परागण दो भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य होता है। फिर दूसरा अंतर क्या है? इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। जबकि पर परागण में पुष्प एक लिंगी या द्विलिंगी कोई भी हो सकता है। तीसरा अंतर क्या है? स्वपरागण में वाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि पर परागण में वाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। चौथे में हमने क्या लिखा? उदाहरण। इसके उदाहरण क्या है? सदाबहार तथा मूंगफली। और पर परागण का उदाहरण क्या है? सूरजमुखी तथा गेंदा। अब हमारा तीसरा अंतर आ जाता है परागण और निषेचन में अंतर। तो हमने एक साइड लिख दिया है परागण तथा एक साइड लिखा है निषेचन। तो इसमें हम पहला अंतर क्या देखेंगे? पहला अंतर में हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो परागण की परिभाषा क्या है? परागकण का परागकण का वर्तिकाग्र वाले वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। और निषेचन क्या है? नर युग्मक नर युग्मक तथा मादा युग्मक का
संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन कहलाता है। फिर दूसरा अंतर क्या लिखेंगे? दूसरा अंतर आ जाता है परागण में क्या होता है, इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। परागण में बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि निषेचन में बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निषेचन में किसकी आवश्यकता नहीं होती? बाह्य माध्यम बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा अंतर क्या लिखेंगे? यह एक बाह्य एवं भौतिक क्रिया है। भौतिक क्रिया है। निषेचन क्या है? यह एक आंतरिक यह एक आंतरिक एवं जैविक क्रिया है। जैविक क्रिया यानी कि जीवों द्वारा होने वाली क्रिया। फिर चौथा अंतर क्या आ जाता है? चौथे अंतर में लिखेंगे परागण के लिए परागण हेतु परागण हेतु किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। परागण हेतु किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, जबकि निषेचन हेतु क्या? निषेचन हेतु निषेचन हेतु निषेचन हेतु पहले परागण की क्रिया होना आवश्यक है। क्या क्या हमने देखा? परागण में क्या परागण की पहले परिभाषा लिखेंगे। परागण का वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाना परागण कहलाता है। निषेचन में क्या? नर युग्मक तथा मादक युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। दूसरा अंतर क्या है? परागण में बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि निषेचन में बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा अंतर क्या है? यह एक बाह्य एवं भौतिक क्रिया है, जबकि यह एक आंतरिक एवं जैविक क्रिया है। चौथा अंतर क्या आ जाता है? परागण हेतु किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि परागण से पहले कोई और क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि निषेचन में
पहले क्या परागण की क्रिया का होना आवश्यक होता है। तो हमारा तीनों अंतर हो गया है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।